नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी का एमबीएन नेटवर्क के इस सेशन में बहुत-बहुत स्वागत है। आपसे आग्रह भी है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। हमारे साथ इस चर्चा में अंत तक बने रहिए। हम आज बात करेंगे वक़्फ़ पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा हुआ था, अब उस पे फैसला सुनाया है। तो वो फैसला क्या है? दूसरे अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नॉर्थ ईस्ट का दौरा किया था। उसमें वो केवल योजनाओं को जारी करने नहीं गए थे, घुसपैठियों को और उनके आकाओं को भी एक बड़ा और कड़ा संदेश दिया है। अब घुसपैठिए देश के लिए बहुत बड़ी समस्या है और नई भी समस्या नहीं है। पहले की सरकारों ने इन्हें पलने दिया और मोदी जी बिहार पहुंचते हैं, इस पे भी बात होगी। कुछ अन्य मुद्दों को भी टच किया जा सकता है। मेरे आज के बहुत ही खास मेहमान हैं अनुपम कुमार सिंह जी। अनुपम जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद अपने प्लेटफ़ॉर्म पे स्थान देने के लिए। अनुपम जी किसी परिचय के मोहताज भी नहीं है और ये बात ज़रूर है कि काफ़ी दिनों के बाद शो में आए हैं। अगेन अनुपम जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। तो सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हालांकि कोर्ट ने कानून में दिए गए 3 बड़े बदलावों पर अंतिम फैसला आने तक स्टे लगा दिया है। कैसे देखते हैं आप इसे? जी। सबसे पहले तो मेरा तो यही कहना है, मान लीजिए कोई भी बिल है या कानून है, अगर लोकसभा और राज्यसभा उसे पारित कर देती है, यानी जो जनता के चुने हुए लोग हैं, वो अगर जिनको अधिकार है कि वो नीति निर्माण कर सकते हैं, वो कानून बना सकते हैं संसद के माध्यम से। वो दोनों अगर इसे पारित कर देती है, उसके बाद राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर देती है, तो महामहिम के हस्ताक्षर के बाद वो बन जाता है आपको कानून। उसके बाद उसमें किसी भी तीसरे पक्ष का दखल या हस्तक्षेप जो है वो नहीं होना चाहिए, मेरा ये मानना है। लेकिन वक्फ के मामले में क्या हो रहा है? वक्फ ही नहीं, इससे पहले कोई भी नीति निर्माण से जुड़े जितने भी फैसले हैं, चाहे वो अनुच्छेद 370 को हटाया जाना हो, चाहे वो ट्रिपल तलाक हो, चाहे वो कोई भी मामला हो, कोई भी बड़े फैसले मोदी सरकार लेती है जिसमें संसद के दोनों सदनों से पारित करके और फैसले होते हैं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में उस पर सुनवाई होती है। कुछ पक्ष जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं और इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट फैसला दे देता है, उसके बाद फिर रिव्यू पिटीशन डाला जाता है और फिर वापस उस पर सुनवाई होती है। तो ये जो एक अंतहीन प्रक्रिया चल रही है, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हम कस्टडियन हैं संविधान के, इसीलिए हमें अधिकार है कि हम जो है सो कि कहीं कोई भी अंग गड़बड़ कर रहा है तो हम उसको जो है सो कि ठीक करें। लेकिन कस्टडियन तो संसद भी है, कस्टडियन तो कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका सब अपने आप में अपने-अपने तरीके से हैं। आप अकेले कस्टडियन कैसे हुए? तभी तो जो महामहिम द्रौपदी मुर्मू ने जो सवाल पूछे हैं, उन सवालों पर जो बेंच गठित करके इनको जवाब देते नहीं बन रहा है। ये लोग लगातार टाल रहे हैं कि हम क्या जवाब दें, कैसे जवाब दें। तो सबसे पहली बात तो यही है कि वक्फ बोर्ड में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जैसे नए वाले वक्फ वाले नियम में प्रावधान किया गया था कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर 5 साल या उससे अधिक समय से इस्लाम मजहब की प्रैक्टिस कर रहा है, तभी वो किसी भी संपत्ति को वक्फ के नाम जो है वो कर सकता है। जो इसका सेक्शन 3 आर में रूल है वो है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जब तक रूल्स फ्रेम नहीं हो जाते तब तक इस पर स्टे लगा दिया जाए और सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को रोक दिया है। अब क्या है कि कोई व्यक्ति मुस्लिम है या नहीं है, इसको आप कैसे एग्जामिन करेंगे? सुप्रीम कोर्ट ये पूछ रहा है। क्या ये इतना कठिन है क्या कि कोई व्यक्ति मुस्लिम है या नहीं है इसकी जांच की करना? हमने पहलगाम में देखा ना, उन्होंने तो पहचान लिया तुरंत कौन मुस्लिम है कौन नहीं है और केवल मुस्लिमों को ही मारा। तो ये एक तरीके से कह लीजिए। तो दूसरा ये है कि सेक्शन 3C करके एक इसका था, उसमें था कि कलेक्टर जो है वो निर्णय करेगा कि वक्फ की अगर संपत्ति है, वक्फ को दान में दी जा रही है, कहीं वो अतिक्रमण वाली संपत्ति तो नहीं है। क्योंकि अगर वो अतिक्रमित संपत्ति रहेगी तो फिर वो वक्फ को कैसे कोई दान दे सकता है, उस पर जबरन किसी ने कब्जा कर रखा है तो। और ये तय करने के लिए जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, जो कलेक्टर होता है, जिलाधीश होता है, जिले की का पूरा प्रशासन जो है वो उसके अंडर में होता है, एसपी वगैरह सब उसके तहत काम करते हैं। तो डीएम
वो भी कह रहा है सुप्रीम कोर्ट की डीएम कौन होते हैं ये तय करने वाले कि जो पर्सनल सिटीजन है वो क्या करेंगे, कैसे करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का कहना है ये सेपरेशन ऑफ पावर का जो है वो उल्लंघन है। तो अब बताइए, अब ये कैसे होगा कि डीएम को भी आप कर रहे हैं तो सीधा मुख्यमंत्री सब कुछ थोड़ी ना करेंगे, या मुख्य सचिव जाकर तय करेंगे हर जिले में, हर गांव में कि कहाँ वक्फ की क्या गड़बड़ी हो रही है, क्या नहीं हो रही है। लेकिन हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन पर कोई रोक नहीं लगाई। इतने सारे स्टे तो लगा दिए, लेकिन रजिस्ट्रेशन जो धड़ल्ले से चल रही है वक्फ संपत्तियों की, वो लगातार जारी रहेगी। और सुप्रीम कोर्ट का कहना है पहले वाले कानूनों में भी रजिस्ट्रेशन की यही प्रक्रिया थी तो यही रहेगी। जब पहले ही वाला कानून चलता रहेगा और हर फैसले इसी आधार पर होंगे कि पहले वाले कानून में क्या था और उसी ढर्रे पे चलता रहेगा, तो फिर नए कानून बनाने की जरूरत क्या है, फिर संशोधन की जरूरत ही क्या है। फिर तो वही सब कुछ चलता रहेगा, चलता है वाला एटीट्यूड। और प्रधानमंत्री बार बार इस चीज को बोल चुके हैं कि ये जो चलता है वाला एटीट्यूड था उसी को खत्म करने के लिए वो आए हैं। जनता ने लगातार तीसरी बार उनको मैंडेट इसी को खत्म करने के लिए दिया है, तो ऑब्वियसली इस पर सरकार आगे कुछ ना कुछ जो है वो करेगी। सुप्रीम कोर्ट का कहना है 1995 से लेकर 2013 तक ये नियम चला था रजिस्ट्रेशन का, अभी भी वही है। तो ये रजिस्ट्रेशन वाली चीज नई नहीं है, तो इसको रहने देते हैं। अब देखिए, अब एक्स ऑफिशियो मेंबर जो वक्फ बोर्ड का होता है उसको ऐड करने को लेकर भी काफी विवाद है। अब इसमें है क्या कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि आपको मतलब कोशिश ये करनी है, पूरा प्रयास ये करना है कि जो भी बोर्ड का सीईओ होगा या एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी होगा वो मुस्लिम समाज का होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो आपको पूरी कोशिश कीजिए कि उसमें मुस्लिम सदस्य हो। तो एक तरीके से आदेश ही है, आप समझ लीजिए कि उसमें मुस्लिम सदस्य एक्स ऑफिशियो मेंबर या सीईओ जो है वो मुस्लिम होना ही होना चाहिए। दूसरा एक प्रावधान है जिसको लेकर बहुत ज्यादा विवाद हुआ था, वो है वक्फ बाय यूजर का। वक्फ बाय यूजर क्या कहता है कि किसी संपत्ति का इस्तेमाल अगर इस्लाम मजहब के लिए किया जा रहा है या फिर वहां पे मस्जिद बन गया, मदरसा बन गया या कोई भी उस पे इस्लामी गतिविधि होने लगी, तो ये नहीं देखा जाएगा कि वो संपत्ति किसकी है, उस संपत्ति पे कब्जा किया गया है या नहीं, कुछ नहीं देखा जाएगा। वो संपत्ति बिना दस्तावेज के, कोई कानूनी दस्तावेज आपके पास नहीं होगा, लेकिन वो वक्फ की हो जाएगी। तो अब आप देखिए, ये वक्फ बाय यूजर प्रावधान था, ये कितना बड़ा एक तरीके से कह लें अत्याचार था। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पे स्टे तो नहीं लगाया है, लेकिन इसने जो वक्फ बाय यूजर संपत्तियां हैं उन सबको अंतरिम संरक्षण दे दिया है कि जो भी वक्फ बाय यूजर पहले से संपत्ति बनी बनाई है उसको जो है सो कि हमारा अंतरिम प्रोटेक्शन रहेगा कि आप चलते रहेंगे। मतलब उसमें है क्या कि लगातार जिस भी संपत्तियों का यूज हो रहा है वो बिना लीगल डॉक्यूमेंट के आपको वक्फ बाय यूजर यानी वक्फ की जो है वो हो जाती है। तो अब आप बताइए कि ये सीधा सीधा जो संसद कानून बनाती है उस संसद के कामकाज में दखल है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को कानून बनाने के लिए नहीं रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट समय सीमा तय करता है कि राज्यपाल के लिए ये समय सीमा है, राष्ट्रपति के लिए ये समय सीमा है। आप ये तो बताइए, आपके यहाँ 1 करोड़ से अधिक केस पेंडिंग पड़े हुए हैं, उनको सुलझाने की समय सीमा क्या है? आपसे भी तो कोई पूछेगा ना। आप दूसरों को जो टाइम फ्रेम दे रहे हैं, तो आपने अपने लिए कौन सा टाइम फ्रेम तय करके रखा है, आप ये भी तो बताइए। और क्या ये वक्त वाला जो है ये अचानक से थोड़े ना सरकार ने एक 100 पन्ने का डॉक्यूमेंट बना दिया, उसको कानून घोषित कर दिया, हो गया, ऐसा थोड़े ना होता है। लोकसभा में पास कराया गया अप्रैल में, फिर राज्यसभा में इसको पास कराया गया, उसके बाद राष्ट्रपति का कंसेंट इसको मिला, उसके बाद उसी समय आम आदमी पार्टी का जो नेता है अमानतुल्लाह खान वो सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है। उसके बाद उसकी देखा देखी जो है कई लोग हैं वो सुप्रीम कोर्ट में घुस जाते हैं। असदुद्दीन ओवैसी चले जाते हैं, वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है वो चला जाता है, मोहम्मद जावेद है वो चला जाता है। अप्रैल में भी इस साल सुप्रीम कोर्ट ने सारी याचिकाओं को सुना था, और उसके बाद बेंच ने सेंटर को भी कहा था कि आप अपना स्टैंड दीजिए वक्फ बाय यूजर, वक्फ बाय डीड, ये जितने भी हैं इन सब पे। सेंटर का तो सीधा कहना है कि आप इन याचिकाओं को खारिज कीजिए, हमने कानून बना दिया और हमने एक मतलब कॉम्प्लेक्स एक्सरसाइज के बाद कानून बनाया है।
वो ऐसे ही नहीं बना, उसमें जितने भी हितधारक हैं वक्फ से जुड़े हुए उन सबकी राय ली गई है। उसके बाद जितने भी वक्फ से जुड़े हुए संगठन हैं, नेता हैं, उन सबके साथ बैठक की गई है। उसके बाद संसद में पेश कर किए जाने के बाद इसको सीधा पारित नहीं कराया गया, जेपीसी में भेजा गया। उस जेपीसी में जिसमें अपोजिशन के विपक्षी सांसद भी शामिल हैं, उसके बाद जेपीसी ने भी कुछ सुझाव दिए। जेपीसी ने भी मैराथन बैठकें की, ग्राउंड पर भी घूमे और जेपीसी ने कुछ सुझाव दिए कि ये बदलाव हमको लगता है आपको ये करना चाहिए। उसके बाद वो बदलाव किए गए, तब जाके संसद में इन कानूनों को पारित कराया गया। तो उस समय जब ये सुनवाई चालू हुई थी, उस समय भी जो बीआर गवई है वो मुख्य न्यायाधीश नहीं हुआ करते थे, संजीव खन्ना जो है वो सीजेआई थे। तो उन्होंने कह दिया कि अब जो है सो कि हमारे सक्सेसर आ ही रहे हैं, तो उत्तराधिकारी बीआर गवई जो है वो इस मामले को सुनेंगे। और 20 मई को इस मामले को सुना गया था और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला जो है वो रिजर्व करते हुए अभी अंतरिम ऑर्डर जो है वो जारी किया गया है। जब तक सुनवाई पूरी नहीं हो जाती है तब तक ये अंतरिम ऑर्डर जो अंतरिम आदेश है ये आपको चलता रहेगा। अब कोर्ट ने ये कहा है कि नॉन मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन जो है उस पर हम कैप लगाएंगे। मतलब अब हम तय करेंगे कि आप वक्फ बोर्ड में कितने नॉन मुस्लिम रख सकते हैं, कितने नहीं रख सकते हैं। और मंदिरों के बोर्ड को लेकर कोर्ट का कुछ नहीं कहना है। मंदिरों में जो भी सरकार आए, जिसको भी ठूस दे, मंदिरों के पैसे से हज यात्रा हो, मुस्लिमों को घर मिले, योजनाओं का लाभ मिले, उससे किसी को कोई मतलब नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि 22 में से 4 जो हैं और इसमें सेंट्रल वक्फ काउंसिल में और स्टेट्स के वक्फ बोर्ड में 11 में से 3 जो है ये नॉन हिंदू हो सकते हैं। उनके अलावा आपको अधिकार नहीं है कि आप कितने नॉन हिंदू रखते हैं, कितने नहीं रखते हैं। मतलब सोचिए, सरकार ने इतना विचार विमर्श करने के बाद लोगों से तब ये क्राइटेरिया तय किया। सुप्रीम कोर्ट एक बार बैठी, किसी से बातचीत नहीं करना है उन्हें, किसी भी स्टेक होल्डर की कुछ नहीं सुननी है, और उसने कह दिया कि ये 4/22 और ये आपका हो गया 3/11, आप इतना ही रख सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं रख सकते हैं। अब देखिए, अब कोर्ट ने ये भी डायरेक्ट किया, जो तो मैंने बता दिया कि आप सीईओ या एक्स ऑफिसियो जो है वो मुस्लिम समाज के लोग को रखिए। उसके अलावा 5 साल वाला जो ये है कंडीशन है, तो उसको भी स्टे एक तरीके से कर दिया। उसके बाद उससे तो आप एनक्रोचमेंट को बढ़ावा दे रहे हैं, आप मतलब अतिक्रमण को बढ़ावा दे रहे हैं कि लोग अतिक्रमण करके और वक्फ को संपत्तियां दान करें, फिर वो सारे जो भी सारी समस्याएं हैं या लीगल चीजें हैं उससे वो बच जाएंगे। और फैसला कौन करेगा इस मामले में? फैसला कोई अदालत नहीं करेगी, इसमें फैसला करेगा वक्फ ट्रिब्यूनल। जो वक्फ की अपनी अदालत है, वक्फ की अदालत है, वही फैसला करेगी, वही सारे मामले सुलझाएगी। इसीलिए तो मुस्लिम चाहते हैं, जो मुस्लिम संगठन है, कि डीएम वीएम प्रशासन या फिर जिला की जो अदालतें होती हैं उन सबका यहाँ कोई दखल ना, जो वक्फ का ही फैसला हो, वक्फ ही फैसले करे। और वक्फ एक संवैधानिक संस्था है, उसका आदेश जो है वो एक डीएम को भी मानना पड़ता है, सोचिए। तो अब जिला प्रशासन एक गरीब आदमी की सुनेगा कि वक्फ बोर्ड की सुनेगा? वक्फ बोर्ड तो आदेश देता है सीधा, वो तो आग्रह भी नहीं कर सकता है, तो वो पूरा का पूरा वक्फ की ही सुनेगा। उसके अलावा जो और भी चीजें हैं कि सुप्रीम कोर्ट कब तक मतलब इस मामले में पड़ा रहेगा और कब तक सरकार को बताता रहेगा आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, और लास्ट में जो फैसला आएगा फिर तो सारा आदेश ही बदल गया रहेगा। तो हमें ये देखना है कि ये जो हस्तक्षेप है ये कम से कम हो, एकदम कार्यपालिका और विधायिका का जो काम है वो उसको करने दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट को बस इतना करना चाहिए। जी, आपने बहुत बड़ी बात कही इसी बीच में कि पहलगांव में तो पहचान लिया गया था, उनको छोड़ दिया गया, लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट नहीं पहचान पा रहा है कि कौन प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है। लेकिन खैर, अब रिवाज नहीं है ज़्यादा बात करने की सुप्रीम कोर्ट पे। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले ज़रा ये वीडियो देखते हैं, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। का हित ही सबसे बड़ा है और कांग्रेस चाहती है कि इस घुसपैठिए हमेशा के लिए भारत में ही बस जाए और भारत का भविष्य घुसपैठिए तय करे। कांग्रेस ने यहाँ जमीन पर अवैध कब्जे होने दिए, हमारे आस्था के स्थानों पर
हमारे किसानों के, आदिवासियों के हक की जमीन पर डाका डाका। बीजेपी एनडीए सरकार बनने के बाद अब उन स्थितियों को बदला जा रहा है। यहां के अवैध कब्जों को हटाया जा रहा है। हेमंता जी के नेतृत्व में असम में लाखों बीघा जमीन घुसपैठियों से मुक्त की जा चुकी है। तो अनुपम जी, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सीधा सीधा संदेश है। उन्होंने रेदर कांग्रेस को भी सुना दिया है कि वो वर्षों से घुसपैठियों को पनाह देती रही है, रक्षक है। जी देखिए, विकास कार्य कोई भी होते हैं तो उसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि इलाके में माहौल ऐसा बनाया जाए कि जो भी विकास कार्य हो रहे हैं वो शांतिपूर्वक तरीके से हों। अगर माहौल ही ऐसा नहीं रहेगा तो उद्योग धंधे नहीं लगेंगे। बिहार उसका अब तक भुक्तभोगी है। वहाँ पर 15 सालों में ऐसी लूट मार मचाई गई, उद्योग धंधों को इस तरीके से चौपट कर दिया गया कि कुछ नहीं, अब तक उद्योग वाले वहाँ जाने से डरते हैं कि क्या हो जाएगा, क्या नहीं हो जाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम गए थे तो उन्होंने घुसपैठियों को लेकर तो कहा ही, लेकिन एक और बड़ा निर्णय जो उन्होंने लिया है, जिस पर बात जो है ज़्यादा नहीं हो रही है, वो है कि 5,000 करोड़ रुपए की लागत से बांस पर आधारित, केवल और केवल बांस पर आधारित बैम्बू बेस्ड एथेनॉल प्लांट वहाँ पर उन्होंने एस्टैब्लिश किया है। और ये असम के गोलाघाट में नुमालीगढ़ करके एक जगह है, वहाँ पे उन्होंने ऐसा किया है। और ये प्लांट जो है वो जीरो वेस्ट फैसिलिटी पे चलेगा, यानी एक तरीके से कह लें कि मतलब 200 करोड़ का बूस्ट जो है वो रूरल इकोनॉमी को, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को होगा। तो ये 200 करोड़ का बूस्ट जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को होगा, फायदा होगा, तो इसका फायदा किसको होगा? गाँव में कौन रहते हैं? किसान रहते हैं। गाँव में गरीब लोग रहते हैं। गाँव में वो लोग रहते हैं जिन्होंने पलायन नहीं किया, वहाँ भी छोटे मोटे चीज कर रहे हैं। और 5 लाख टन हरे बांस जो हैं वो केवल असम ही नहीं, नॉर्थ ईस्ट के जो 4 राज्य हैं वहां से आएंगे और इससे 50,000 लोगों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। उसके अलावा उन्होंने स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े 6300 करोड़ रुपए के जो प्रोजेक्ट हैं उनका भी उद्घाटन व शिलान्यास किया दरांग जिले में। और असम में उन्होंने ये भूपेन हजारिका की जो जन्म शताब्दी सेलिब्रेशन है उसमें भी हिस्सा लिया। तो आप ये देखिए, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट हैं या जो भी बैम्बू बेस्ड प्लांट बना है या भूपेन हजारिका की शताब्दी समारोह में उन्होंने हिस्सा लिया है, ये सारे के सारे निर्णय स्थानीय संस्कृति को बढ़ावा देने वाले और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने वाले। अब इसमें होता क्या है कि घुसपैठिए जो आते हैं, जो पश्चिम बंगाल से या कहीं से भी, तो ये इन विकास कार्यों में वो भी किसी न किसी तरीके से अपना हिस्सा लेने लगते हैं और वो हक किनका काटते हैं? स्थानीय लोगों का। यही कारण है कि प्रधानमंत्री ने वहां से ललकारा है, वहां से घुसपैठियों को कहा है कि अब आप अपने अंतिम दिन जो है भारत में वो गिन लीजिए। अभी हमने देखा पहलगाम आतंकी हमले के बाद किस तरीके से देश भर में घुसपैठियों पर कार्रवाई हुई थी और गुजरात ने इस मामले में उदाहरण सेट किया था। वहां के जो गृह मंत्री हैं हर्ष सांघवी, उन्होंने उदाहरण सेट किया था और हजारों रोहिंग्या घुसपैठिए, बांग्लादेशी घुसपैठिए मिले थे और उन सबको बाहर का रास्ता दिखाया गया था। ऐसे ही पश्चिम बंगाल से भी कुछ घुसपैठियों को बाहर का रास्ता दिखाया गया था। लेकिन फिर होता क्या है, फिर कोर्ट जाती है ममता बनर्जी की सरकार अपने लेवल पे प्रयास करके और उन घुसपैठियों को वापस ले आती है जिनको बीएसएफ ने, यहाँ की जांच एजेंसियों ने उधर छोड़ दिया था। तो तमाम तरह के व्यवधान हैं इस प्रक्रिया में और प्रधानमंत्री का संदेश उन्हीं लोगों को है जो इस तरह के व्यवधान डाल रहे हैं। क्योंकि आप देखिए, पीएम इससे पहले मणिपुर भी गए। विपक्ष के पास 2 मुद्दे थे। एक तो काफी पहले से चला रहा था, कि उन्होंने नया बनाया था नैरेटिव के आधार पे। पहला तो ये था कि प्रधानमंत्री मणिपुर कब जाएंगे, 2 साल से पूछ रहे थे। पीएम मणिपुर गए, वहां उन्होंने मैतेई बहुल जो इलाका है, हिंदू मैतेई समाज, जनजातीय समाज, मैं तो जनजातीय ही उसको कहूंगा, भले एसटी का दर्जा उन्हें नहीं लेने दिया गया, फिर भी मैतेई हिंदू समाज के प्रभाव वाला जो इलाका है, राजधानी इम्फाल जो है, वहां भी वो जाते हैं। कुकी जो कम्युनिटी है जिन्होंने मैतेई पर अत्याचार किया था,
कुकीजों के प्रभाव वाला इलाका जो है चूड़ाचांदपुर, वहां भी प्रधानमंत्री जाते हैं। हेलीकॉप्टर नहीं जा पाता है वहां पे, मौसम खराब होता है तो बाई रोड जाते हैं, कार से जाते हैं, और एक तरीके से रोड शो वाला पूरा माहौल बन जाता है। और मैतेई और कुकी जो दोनों समुदाय उनका स्वागत करते हैं। और मंच पर आपने एक चीज गौर किया होगा कि प्रधानमंत्री के अलावा मणिपुर का कोई नेता नहीं दिखा, क्योंकि जी मैतेई जी नेता होता तो कुकी कहते हमारे नेता नहीं है, कुकी नेता होता कहते मैतेई नहीं है। एन बीरेन सिंह जो हाल तक मुख्यमंत्री थे, वो अगली कुर्सी पे बैठे हुए थे, मंच पे स्थान नहीं मिला। और प्रधानमंत्री ने, ये भारत के प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी, आप ये देखिए कि ये मतलब राष्ट्र हित को प्रथम रखते हैं कि अपनी सरकार का बलिदान देकर इन्होंने मणिपुर को बचाया। ऐसा साहस शायद ही कोई कर सकता है। जो भाजपा चुनाव जीतने के लिए जानी जाती है, जिस भाजपा को चुनावी मशीनरी कहा जाता है, जो 24/7/365 चुनावी मोड में रहती है, उसने अपनी चुनी हुई सरकार का, स्पष्ट बहुमत वाली सरकार का बलिदान दे दिया कि जाओ भाई ठीक है, हम पहले राष्ट्रपति शासन लगाकर राज्य को बचाएंगे, उसके बाद देखेंगे। और अभी बांग्लादेश में जो हुआ, नेपाल में जो हुआ, अफगानिस्तान में जो हुआ, पाकिस्तान में जो हुआ, श्रीलंका में जो हुआ, म्यांमार में जो हुआ, इन सारे देशों में जो हुआ, उसके बाद तो अब स्पष्ट लग रहा है कि जो भी रुख था मोदी सरकार का वो एकदम सही था। और मणिपुर को भी उन्होंने कम सौगात नहीं दिया है। मणिपुर को भी उन्होंने एक से एक शिलान्यास और उद्घाटन हुए हैं, जिससे मतलब कई योजनाएं उन्होंने दी है। शहरों की सड़कों और नालियों के लिए उन्होंने 3647 करोड़ रुपए दिए हैं। ग्रेटर इम्फाल की 547 किलोमीटर सड़कें जो है वो रिजिड कंक्रीट पेवमेंट में अब अपग्रेड की जा रही है, उसके लिए पैसे दिए हैं। 550 करोड़ उन्होंने इंफोटेक डेवलपमेंट के लिए दिए। उसके अलावा आईटी का स्पेशल इकोनॉमिक जोन बन रहा है SEZ नोएडा और की तरह वहां पे, तो सोचिए उससे स्थानीय कितना फायदा। वहां से सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर होंगे, डेटा सेंटर होंगे, डिजिटल क्षेत्र में रोजगार मिलेगा। पहाड़ी इलाकों में, मणिपुर में जो अधिकतर कई पहाड़ी इलाके भी हैं जहां पर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं भी अब तक नहीं पहुंची थी, उन दुर्गम स्थानों का भी प्रधानमंत्री ने ध्यान रखा है, एक तरीके से समझिए। और पहाड़ी इलाकों में अस्पताल के लिए भी 100 करोड़ से ज्यादा जारी किए गए हैं। और इससे उन लोगों का समय बचेगा, इससे उन लोगों का जीवन बचेगा। पहले पहाड़ से नीचे अस्पताल तक ले जाने में 1 घंटे 1.5 घंटे लग जाते होंगे। उसके अलावा इम्फाल में एक ऐतिहासिक पोलो ग्राउंड है बहुत पुराना, वहां और उसके आसपास इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित किया जा रहा है। वर्किंग महिलाओं के लिए हॉस्टल बनाए जा रहे हैं। सोचिए इतना कौन सोचेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है, एक तरीके से उनके दिमाग की दाद देनी पड़ेगी। एक तरफ वो ट्रक ड्राइवरों के लिए सोचते हैं कि जो सैकड़ों हजारों किलोमीटर ड्राइव करके एक राज्य से दूसरे राज्य जो ट्रक ड्राइवर जाते हैं, वो बेचारे कहाँ रुकेंगे, कहाँ फ्रेश होंगे, कहाँ पे भोजन करेंगे, आराम करेंगे, ये उनके दिमाग में आया। और उनके लिए फैसिलिटीज बनाने के लिए बजट में प्रावधान किया गया, ऐसे ऐसे जगह जहाँ 50-100 ट्रक ड्राइवर रुक के आराम कर सके अपना, फिर वो आगे जो है वो निकल सके। मणिपुर में वो ऐसे ही वर्किंग वुमेन के बारे में सोचते हैं कि अगर कोई हिंसा हो, कुछ भी हो, तो वर्किंग वुमेन का एक हॉस्टल हो जहाँ पे वो सुरक्षित रहें, जहाँ पे उन्हें खाना पीना मिले और सब कुछ वो काम का काज पे अच्छे से ध्यान दे सके, क्योंकि महिलाओं का उत्थान होगा। इसी से पता चलता है कि किसी समाज में या किसी राज्य में क्या स्थिति है विकास की और क्या नहीं है। तो उसके लिए उन्होंने पैसे दिए। सभी 16 जिले जो है मणिपुर के, उनमें 120 विद्यालयों को अपग्रेड किया जा रहा है, इसके लिए भी 125 करोड़ से अधिक दिए गए हैं। शिक्षा पर जोर दिया गया है, शिक्षा, सड़क, पर्यटन की सुविधाओं के लिए भी 100 करोड़ से ज्यादा दिए हैं। एक खुमन में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन रहा है और NH 102A है, उसको अपग्रेड किया जा रहा है, उसमें भी 500 करोड़ से ज्यादा लगने हैं। मणिपुर को पुलिस मुख्यालय मिला है, मणिपुर को नया सिविल सचिवालय मिला है। तो ये सारी चीजें हैं, ये विकास की भाषा में बात करते हैं जो प्रधानमंत्री। मिजोरम में देखिए आज तक रेलवे नहीं पहुंची थी वहां पर, और मिजोरम को उन्होंने रेलवे की सौगात दी है। फिर इस तरह से उन्होंने मिजोरम, असम की बैम्बू फैक्ट्री ले लीजिए, मिजोरम में रेलवे का पहुंचना हो, या मणिपुर में सचिवालय और पुलिस मुख्यालय और वर्किंग वुमेन के लिए हॉस्टल्स ले लीजिए, पहाड़ी क्षेत्रों में अस्पताल ले लीजिए। तो नॉर्थ ईस्ट प्रधानमंत्री यूं ही नहीं गए थे, वो वहां के लोगों का दिल जीतने के लिए गए थे। वो ये बताने के लिए गए थे कि मुख्य धारा, मुख्य भूमि जो है भारत की, मुख्य भूमि कह लें या मेनलैंड कह लें, जो भी
तकनीकी भाषा में कहा जाता है, उससे आप लोग अलग नहीं हो, आप लोग एक हो। और जितना यूपी बिहार के बारे में हम सोचते हैं, जितना गुजरात के बारे में सोचते हैं, ये सरकार उतना ही जो सुदूर राज्य हैं उनके बारे में भी सोचती है। जो अष्टभगिनी जिनको हम बोलते हैं, जो राज्य हैं, उनके बारे में भी हम उतना ही सोचते हैं। और वो सबसे संवेदनशील राज्य हैं। अभी हमने देखा ना, शर्जील इमाम को जमानत नहीं मिला, उसने क्या कहा था दिल्ली दंगों के समय, सीएए के समय, कि भारत के जो चिकन स्नेक है उसको काट कर अलग कर देंगे, ताकि वो जो है सो कि 7-8 राज्य अलग हो जाए नॉर्थ ईस्ट के। तो आप बताइए, उधर ध्यान देना जरूरी है। और मणिपुर में अब हिंसा नहीं हो रही है। प्रधानमंत्री के इस दौरे के बाद सरकारी मशीनरी जो प्रशासन है वो और मुस्तैद हो जाएगा। तो ये एक तरीके से, जिस तरीके से ये सरकार काम करती है, बहुत सारे लोगों को बहुत देर से समझ में आता है, लेकिन एक प्रक्रिया के तहत काम करती है। ये सीधे समाज में जो अंत्योदय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय कह के गए थे, जो अंत्योदय का सिद्धांत उन्होंने दिया कि अंतिम पायदान पर सबसे अंत में जो व्यक्ति खड़ा है उसका उत्थान कैसे होगा, इस बारे में हमको देखना, सोचना, समझना चाहिए। और उसका हक ये घुसपैठिए मारते हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री ने घुसपैठियों को ललकारा है, क्योंकि वो घुसपैठिए अंत्योदय की राह में भी बाधा है, विकास कार्यों की राह में भी बाधा है, उद्योग धंधों की राह में भी बाधा है, क्योंकि वो वहां पर वैसा माहौल नहीं बनने देते हैं, तमाम तरह के अपराधों में संलिप्त रहते हैं। जी, आपने लास्ट में बहुत इम्पोर्टेंट बात की है कि इस तरीके से वो दिल जीतते हैं, और ये बात करते हैं वोट चोरी की। वो मेरे ख्याल में वोट चोरी नहीं करते, वो दिल चोरी करते हैं, जिससे ये लोग वोट चोरी कहते हैं। और फिर जब ये अपने मकसद में कामयाब नहीं होते हैं तो फिर ऐसी हरकतें करते हैं, लाइक मोदी जी की माता जी का अपमान किया। अब देखिए ये कैसी राजनीति है। मैं छोटा सा आपका कमेंट चाहूँगी। मोदी जी की माँ का एआई वीडियो चल रहा है, लेकिन सोनिया का मुजरा भी सोशल मीडिया पे चल रहा है, एंड ये कोई अच्छी एक्सरसाइज नहीं है। जी, जी। जी, मुझे याद है, शायद 2015-16 की बात रही होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपको भी याद होगा, अमेरिका में फेसबुक के हेडक्वार्टर गए थे और जी। वहां पर मार्क जुकरबर्ग से मिले थे। और मार्क जुकरबर्ग के माता पिता भी उस सभा में मौजूद थे। तो वहां पर प्रधानमंत्री ने अपने कुछ अनुभव सुनाए थे। इस दौरान उन्होंने अपनी माता जी के बारे में भी बताया था। उन्होंने बताया था कि कैसे उनकी माँ ने बर्तन मांज कर और उनको इस लायक बनाया कि वो सार्वजनिक जीवन में, उनको ही नहीं, सारे 5-6 जो भी भाई बहन हैं, उन सबको इस लायक बनाया कि वो समाज को समय दे सकें, समाज की सेवा कर सकें। अच्छे संस्कार दिए, भले ही करोड़पति नहीं बनाया, लेकिन अच्छे संस्कार दिए। उस माँ को आप गाली देकर क्या साबित करना चाह रहे हैं? ऐसे तो कांग्रेस पार्टी राजद को भी ले डूबेगी। पहले तो आपके मंच से कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री के लिए अपशब्द का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद जो राजद की प्रवक्ता हैं, ये जो गंवार प्रवक्ता हैं राजद की, जिन लोग पढ़ी लिखी नहीं है, ये प्रियंका भारती हो गई, कंचना यादव हो गई, ये सारे के सारे टीवी पर आ जाते हैं और डिफेंड करने लगते हैं प्रधानमंत्री की मां को गाली दिए जाने। बताइए, डिफेंड करते हैं, जबकि प्रधानमंत्री भी ओबीसी समुदाय से आते हैं, अगर ये जाति का राग अलापने के लिए आए तो। लेकिन उन्होंने कभी अपनी जाति को, या फिर कह लें कि जब तक जाति का नाम लेके प्रहार नहीं किया गया, तब तक उन्होंने कभी ये रट्टा नहीं मारा है। और ऐसी महिला जो नोटबंदी के समय हमने उनको देखा कि एक आम आदमी की तरह अपने परिवारों के साथ वो लाइन में लगी थी, जैसे एक आम आदमी ने पैसे निकाले वैसे ही उन्होंने भी निकाले। और ऐसी महिला को जो कभी सार्वजनिक जीवन में रही ही नहीं, राजनीति में रही ही नहीं, बेटा मुख्यमंत्री था लेकिन मुख्यमंत्री आवास में नहीं रही, बेटा प्रधानमंत्री था लेकिन प्रधानमंत्री आवास में नहीं रही, ऐसी महिला जिन्होंने इतना बड़ा त्याग किया, देश को इतना बड़ा सुपुत्र दिया, आप उनको गाली देकर क्या साबित करना चाहते? और उसके बाद वीडियो बनाया जा रहा है कांग्रेस पार्टी पर, वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री की मां को दिखाया जा रहा है, वो आके इनको कुछ कुछ कह रही है। एक तो आपने गाली सुनवाई, उसके बाद फिर अपमान पर अपमान। ये कौन सी प्रक्रिया है भाई? ऐसे तो बिहार में कांग्रेस की लुटिया डूब जाएगी, क्योंकि बिहार के लोग
कभी विभाजनकारी राजनीति में बिहार में जाकर ये लोग जो बोलते हैं कि गुजरात को सब कुछ मिल रहा है, बिहार को नहीं मिल रहा है, आज तक बिहार कभी भी क्षेत्रीय या भाषाई विभाजन में बिहार ने कभी विश्वास नहीं रखा है। गुजरात में जाते हैं गुजराती सीख लेते हैं, महाराष्ट्र में जाते हैं मराठी सीख लेते हैं, बंगाल में जाते हैं बंगाली सीख लेते हैं, हरियाणा में जाते हैं हरियाणवी सीख लेते हैं। हर जगह बिहार के लोगों की मांग है। और अब सिर्फ मजदूर नहीं है, आपको मजदूर से लेकर कर्मचारी से लेकर मैनेजर तक के पदों पर विभिन्न कंपनियों में बिहार के लोग जो है मिल जाएंगे। तो उनकी सोच वैसे संकीर्ण नहीं है कि वो प्रधानमंत्री बिहारी नहीं है तो उनकी माँ को हम गाली दें। इस तरह की उनकी सोच जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। और बिहार जो है वो ऐसी धरती रही है कि वहाँ राष्ट्रवादी लोग रहते हैं। वहां पर आपके ये सारे हथकंडे जो भी वोट चोरी वगैरह ये है या पीएम की मां को घसीट लेना, ये सब बिहार में बिल्कुल भी नहीं चलेंगे। और आज प्रधानमंत्री का पूर्णिया दौरा भी है, उनके पूर्णिया दौरे के बाद देखिए और भी चीजें हैं वो साफ हो जाएंगी। वहां वो जिस तरीके से जनता के साथ संवाद करते हैं, उसके बाद बिहार की एक तरीके से कह लें जो अभी चुनावी राजनीति चल रही है वो बदल जाए। जी अनुपम जी, आपने मेरे लिए समय निकाला, मेरे शो के लिए समय निकाला और कई महत्वपूर्ण विषयों पे आपने जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय श्री राम।